चलिए नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एमपीजी की 7वीं क्लास है। इसके पहले मैंने काफ़ी सारी क्लासेस करवाया हुआ है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अगर मेरी टीचिंग पसंद आती तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने सजेशन जो है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि आने वाली वीडियोज़ में उन चीज़ों को मैं ला सकूँ। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया हुआ है, इन्हें आप देख सकते हैं। तो 100 तक मैंने क्लास 6 में करवाया हुआ है, ठीक। और आज क्लास 7 में 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक। चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है परमार वंश की राजधानी क्या थी। आपको बताना है परमार वंश की राजधानी क्या थी। तो परमार वंश की राजधानी जो है पहले धार थी, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। परमार वंश की राजधानी धार थी और परमार वंश जो है 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच परमार वंश ने पश्चिम मध्य भारत में मालवा और पड़ोसी क्षेत्रों पर शासन किया, ठीक। 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच परमार वंश ने मालवा के क्षेत्र पर राज्य किया और मालवा की जो राजधानी हुआ करती थी पहले, ये धार हुआ करती थी, ठीक। यही जो करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो खरबूजा महल जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और साथ ही साथ आप लोग नोट करिए खरबूजा महल के साथ साथ शीश महल भी जो है, शीश महल आपका धार जिले में स्थित है, ठीक। धार जिले में स्थित है शीश महल, साथ साथ खरबूजा महल। और खरबूजा महल इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि किले के अंदर ऐसी कई रचनाएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे खरबूजा महल और शीश महल। और खरबूजा महल इसका नाम खरबूजा के आकार का होने के कारण पड़ा और इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक। खरबूजा महल को 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक। खरबूजा के आकार का यह महल होने के कारण इसका नाम जो है खरबूजा महल पड़ा। और खरबूजा महल के साथ साथ शीश महल भी धार जिले में स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सूरज के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था। तो राजा सूरज के कंकाल अवशेषों का जीवाश्म का जो उत्खनन हुआ था ये नर्मदा नदी घाटी पर हुआ था, ठीक। नर्मदा नदी घाटी यानी कि गुजरात के खेड़ा जिले के रहियोली में नर्मदा नदी घाटी से राजा सूरज के कंकाल अवशेषों की खुदाई की गई थी। राजा सूरज का अर्थ है राजा या फिर छिपकलियों का राजा, ठीक है। और नोट करेंगे आप लोग 1982 से 1984 के बीच इसकी जीवाश्म हड्डियों की खोज भारतीय वैज्ञानिक आपके सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी पर की थी, ठीक। 1982 से लेकर के 1984 के बीच, ठीक, इसकी खोज जो है की गई थी, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष में इंदौर में आयोजित मैच में अपनी दोहरा शतक की पारी खेली थी। आपको बताना है वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष में इंदौर में आयोजित मैच में अपनी दोहरा शतक की पारी खेली थी। तो वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में होलकर स्टेडियम पर दोहरा शतक की पारी खेली थी, इसे आप नोट करेंगे। साथ ही आप लोग नोट करेंगे वीरेंद्र सहवाग ने वर्ष 2011 में इंदौर में ओडीआई मैच में अपना पहला दोहरा शतक बनाया था, ठीक। ओडीआई मैच में अपना पहला जो है दोहरा शतक बनाया था। और साथ ही आप नोट करेंगे वह ओडीआई मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए थे। उन्होंने इंदौर के होलकर स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 219 रन बनाए थे, ठीक। आप लोग नोट करेंगे 219 रन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाए थे, ठीक, इंदौर के होलकर स्टेडियम में, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नौरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आपको बताना है नौरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो नौरता जो है आपका बुंदेलखंड में किया जाता है, ठीक। बुंदेलखंड में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला यह एक नृत्य है। और साथ ही आप नोट करेंगे नौरता मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य तो है। और साथ ही आप नोट करेंगे बुंदेलखंड में राई भी गायन किया जाता है, राई गायन किया जाता है, आल्हा गायन किया जाता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। बुंदेलखंड में राई आल्हा ये सब गायन किया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है। तो नेहरू स्टेडियम इंदौर में स्थित है, होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है, अभय खेल प्रसाद जो है इंदौर में स्थित है। और अभय खेल प्रसाद जो आप लोग नोट करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने 1994 में इस स्टेडियम की शुरुआत की। 1994 में अर्जुन सिंह, ठीक, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने
1994 में स्टेडियम की शुरुआत की, जिसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं। और ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो आपका रीवा जिले में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? रीवा जिले में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है स्थित है। तो क्वेश्चन के हिसाब से डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बरगद के पेड़ को कब राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बरगद को जो है 1981 में राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1981 में बरगद को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। और साथ साथ आप नोट करेंगे, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो भी बरगद ही है। हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद और हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पेड़ जो है आपका बरगद है। ठीक, और बरगद का जो वनस्पतिक नेम है, बरगद का वनस्पतिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नेम फाइकस, आप लोग नोट करेंगे फाइकस। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ आप नोट करेंगे, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय जो पशु है ये आपका बारहसिंगा है। और राजकीय आप लोग मछली बताएंगे, राजकीय मछली हमारे मध्य प्रदेश की महाशीर है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और राजकीय पक्षी जो है आपका दूधराज है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को याद करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भोपाल का मध्य प्रदेश में किस वर्ष विलय हुआ था? आपको बताना है भोपाल का मध्य प्रदेश में किस वर्ष विलय हुआ था। तो हमारा जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के पहले 1956 के पहले जो भोपाल है हमारा एक अलग स्टेट हुआ करता था। ठीक, हमारा जो भोपाल है उसका एक अलग स्टेट हुआ करता था, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ठीक, लेकिन 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें भोपाल को शामिल कर दिया गया। ठीक, तो हमारे जो भोपाल का मध्य प्रदेश में 1956 में विलय हुआ था, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है हमारे पास। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ये थे एम हिदायतुल्लाह। ठीक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये कब थे? 1956 में। ठीक, जब हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था तभी हमारे मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। वे वर्ष 1956 से 1958 तक कार्यरत रहे। 1956 से 1958 तक एम हिदायतुल्लाह जो है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही आप नोट करेंगे कि वह अपने समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे कम आयु के न्यायाधीश थे। और उन्हें वर्ष 1958 में आप लोग नोट करेंगे, वर्ष 1958 में उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा झाबुआ में 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र सधिकार किया गया है? तो आपको बता दें कि भेल की सहायता से झाबुआ में 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र सधिकार किया गया है। कहाँ पर किया गया है? झाबुआ जिले में किया गया है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। झाबुआ ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में बरेला गांव में स्थित है। यह कोयला पर आधारित ताप विद्युत परियोजना है। किस पर आधारित है? कोयला पर आधारित ताप विद्युत परियोजना है। इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई? 1956 में की गई थी। भेल की स्थापना 1956 में की गई थी। और यह भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी। और एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी? एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को स्थापित किया गया था। ठीक, और जो एनटीपीसी है एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो 7 नवंबर 1956 को स्थापित बिजली उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों हेतु समर्पित है। इसे आप लोग नोट करेंगे। और ओएनजीसी जो है, और ओएनजीसी आप लोग नोट करेंगे, ओएनजीसी भारत द्वारा 14 अगस्त 1956 को स्थापित एक भारतीय तेल तथा गैस खोजकर्ता और उत्पादक है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सांची से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सतधारा निम्न में से किससे संबंधित स्थल है? आपको बताना है सांची से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सतधारा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो सांची से जो आपका सतधारा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए इज ए करेक्ट आंसर। सतधारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे? तो कर्मवीर पत्रिका है इसके संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म आप लोग याद रख लेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद जिले से संबंधित है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक स्थान पर हुआ। तो होशंगाबाद जिले का नया नाम क्या हो गया है? नर्मदापुरम। ठीक, अब जब कभी पूछे कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ तो आपको बताना है नर्मदापुरम। ठीक, नर्मदापुरम के बाबई गांव में हुआ। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भेल भोपाल की आईटी विभाग को किस वर्ष मध्य प्रदेश की गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किया गया था। भेल भोपाल के आईटी विभाग को 2012-13 के लिए मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेताओं में से एक घोषित किया गया था। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। आपको बताना है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला जो है राज्यपाल ये सरला ग्रेवाल थी। ठीक, सरला ग्रेवाल हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। वहीं बात करें हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि महिला मुख्यमंत्री प्रथम कौन थी, तो उमा भारती जो है हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। और साथ ही आप नोट करेंगे पूरे देश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं, तो आपकी जो सुचेता कृपलानी जो हैं ये हमारे पूरे मध्य यानी कि हमारे पूरे भारत की प्रथम मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में एशिया की सबसे मोटी कोयला परत स्थित है। तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एशिया की सबसे मोटी कोयला की परत स्थित है। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। और जो शहडोल जिला है यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, शहडोल के सोहागपुर, इसे आप लोग नोट करेंगे। सोहागपुर, कभी कभी शहडोल ऑप्शन में नहीं आता, सोहागपुर भी दे दिया जाता था। ठीक, तो सोहागपुर इज राइट आंसर, आप लोग नोट करेंगे। और शहडोल जिला जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश देश में किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश जो है देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन किया जाता है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इंदौर में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है और 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण स्लेट उत्पादक जिला है। तो आपका जो मंदसौर है एक ऐसा जिला है जहां पर स्लेट उत्पादन किया जाता है। स्लेट पेंसिल उद्योग मंदसौर जिले का प्रमुख उद्योग है। जो स्लेट है पेंसिल उद्योग मंदसौर जिले का प्रमुख उद्योग है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो इंदौर है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो इंदौर जो है हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है ये आप लोग नोट करेंगे 841 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इंदौर का। अब भोपाल का आप लोग नोट करेंगे, भोपाल का कितना है, भोपाल का आप लोग नोट करेंगे 855 प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है ये आपका इंदौर है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पन्ना बाघ अभयारण्य का मुख्य वन प्रकार क्या है। आपको बताना है पन्ना बाघ अभयारण्य का मुख्य वन प्रकार क्या है। तो पन्ना बाघ अभयारण्य का जो मुख्य वन प्रकार है ये आपका उत्तरी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी है और दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क सागवान वन भी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, उपरोक्त दोनों। ठीक, सी इज अ करेक्ट आंसर। और साथ ही आप नोट करेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का जो है आपका 1981 में बनाया गया था। ठीक, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था, इसे आप लोग नोट करेंगे। 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है बनाया गया था। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश से जीआई टैग पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चावल विचाराधीन है। तो आपका जो बासमती का चावल है ये जीआई टैग पाने के लिए विचाराधीन है। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही आप नोट करेंगे बासमती चावल की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2019 तक भारत का 65% हिस्सा था। 65% हिस्सा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बासमती चावल का 2019 तक। ठीक, और मई 2010 में केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सों में उगाई जाने वाली बासमती को जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। ठीक, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे हमारा जो मध्य प्रदेश है 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक, कितने राज्यों से घिरा हुआ है हमारा मध्य प्रदेश, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र है आपका, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र। ठीक, यहाँ महाराष्ट्र है। ठीक, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र है। और नोट करेंगे पश्चिम में गुजरात है, गुजरात यहाँ है पश्चिम में गुजरात। ठीक, और उत्तर में आपका यूपी है। ठीक, उत्तर में आपका यूपी है। ठीक, उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक, आप लोग नोट करेंगे। और दक्षिण पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक, दक्षिण पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर पश्चिम यहाँ पर राजस्थान। ठीक, राजस्थान है।
उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ये 5 राज्यों से होकर घिरा हुआ है। ठीक, इस आपको नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पदार्थ वाली बाघ नदी वनस्पति और प्राकृतिक रंगों से प्राप्त रंगों को समृद्धि और चमक प्रदान करती है, जिनका उपयोग पारंपरिक बाघ प्रिंट में किया जाता है। तो आपका जो तांबा है, तांबा जो है आपका उच्च तांबा पदार्थों वाली बाघ नदी वनस्पति और प्राकृतिक रंगों से प्राप्त रंगों को समृद्धि और चमक प्रदान करती है, जिनका उपयोग जो है पारंपरिक बाघ प्रिंट में किया जाता है। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर, आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से किसमें एक किला एवं संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी स्थित है। तो बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य जो है, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में आपको बता दें इसमें एक किला एवं संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी स्थित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका ए। ठीक है, साथ आप नोट करेंगे बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में संस्कृत शिलालेख के साथ एक किला भी और एक गुफा भी स्थित है। ठीक, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब किया गया? बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य जो है 1968 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया। इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, और साथ ही आप नोट करेंगे ऐसा माना जाता है कि पार्क के अंदर किला भगवान राम ने बनाया था और अपने भाई लक्ष्मण को दिया था। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14वीं शताब्दी में मालवा का क्षेत्रीय साम्राज्य अस्तित्व में आया, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मालवा की राजधानी जो है आपकी मांडू थी, यानी कि धार में आता है मांडू। ठीक, 14वीं शताब्दी में मालवा का क्षेत्रीय साम्राज्य जो अस्तित्व में आया, इसकी राजधानी मांडू थी। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो आपको बता दें कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। और इसे कब शामिल किया गया है? 2003 में। ठीक, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है 2003 में भीमबेटका। ठीक, और भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया था? विष्णुधर वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। कब की? 1957 में की है। ठीक, इसमें लगभग 700 गुफाएं हैं। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।